दोस्तों कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम स्कॉट है, जो कि अपनी खोई हुई बेटी को तलाश कर रहा है। इसके लिए यह पुलिस स्टेशन, होटल्स और सभी जगह पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर इसी तरह से वह एक बार में पहुंचता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है उससे कि हाँ, मैंने इन्हें देखा और ये लोग जंगलों में गए हैं, लेकिन इन्हें ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और जो भी आज तक इस जंगल में गया है उनकी आज तक हड्डियां भी नहीं मिली है। यानी कहने का मतलब ये कि ये लोग सभी मारे जा चुके हैं। स्कॉट इससे बोलता है क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? अगर तुम्हारी बेटी तो तुम क्या करते? और फिर ये यहाँ से चला जाता है। फिर मूवी में हमें 6 सप्ताह पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गाड़ी में 6 दोस्त होते हैं जो कि हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं। इनमें स्कॉट की बेटी जेन भी होती है और साथ ही में उसका बॉयफ्रेंड और उसके साथ में एक कपल्स होते हैं जिनमें एडम और मिला होते हैं, और एक गे कपल भी होता है इनके साथ में जिनका नाम गैरी और लुइस होता है। ये लोग सभी हाइकिंग करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और गाड़ी में काफी मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी का पंक्चर हो जाता है। फिर टायर बदल करके ये लोग आगे बढ़ते हैं और वर्जीनिया पहुंचते हैं, जहां पर जाकर ये एक होटल को रेंट पे लेते हैं। यहाँ पर इस होटल की ऑनर जेन को वार्न करती है, सावधान करती है, कहती है कि तुम हाइकिंग करने के लिए आए हो तो सिर्फ अपने हाइकिंग से ही मतलब रखना, इधर उधर जंगलों में मत जाना क्योंकि यहाँ के जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। जेन यहाँ पर बोलती है हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। फिर ये लोग बाद में यहाँ के बार में हंसी मजाक कर रहे होते और ड्रिंक कर रहे होते, तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। यह वही बूढ़ा आदमी होता है जिसको मूवी के शुरुआत में स्कॉट के साथ दिखाया गया था। वह बूढ़ा इनके पास आता है और इन्हें डांटने लगता है। तभी जेन उससे बोलती है कि हम लोग वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़े लिखे हैं और यहाँ हाइकिंग करने के लिए आए हैं। फिर ये बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि तो सिर्फ हाइकिंग ही करना, लेकिन जंगलों में मत जाना क्योंकि हो सकता है जंगलों में से तुम कभी वापस ना हो। फिर ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं जहां पर उनकी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा होता है। यहाँ एडम उसे भगाने के लिए उसकी तरफ बियर की बोतल भी फेंकता है। फिर ये लोग अपने होटल में वापस आ जाते हैं और जेन अपने डैड को वॉइसमेल करती है कि वह ठीक है और समय मिलने पर वो उसको कॉल भी करेगी। ये लोग अपने रूम में अब आराम कर रहे होते हैं, तभी दिखाया जाता है कि पर्दे के पीछे इन्हें कोई देख रहा है। अगले सुबह जेन जब जॉगिंग कर रही होती है तो उसे यहाँ एक औरत दिखाई देती है। इसका नाम एडिथ है और यहाँ इसे एक बच्ची भी दिखाई देती है जिसका नाम रूदी होता है। जेन उसे हाय कहती है, लेकिन वो बच्ची वहां से भाग करके गाड़ी के पीछे छिप जाती है। फिर जेन उस औरत एडिथ से एक ब्रेसलेट खरीदती है और फिर वहां से चली जाती है। अब ये लोग हाइकिंग करने के लिए जंगलों में आते हैं और यहाँ पर काफी खुश होते हैं क्योंकि जंगल बहुत ही खूबसूरत होता है। तभी आगे बढ़ते हुए ये लोग एक जगह पे रुकते हैं और डैरियस, जो कि जेन का बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर बोलता है कि हमें जंगलों में थोड़ा घूमना चाहिए, लेकिन जेन उसे मना करती है और कहती है कि हमें होटल के ऑनर ने मना किया है जंगलों में जाने से। लेकिन डैरियस के मनाने पे जेन भी मान जाती है और ये लोग फिर एक रास्ते से जंगल में चले जाते हैं। एक जगह पे मिला, जो कि एडम की गर्लफ्रेंड है, सेल्फी लेने के लिए मोबाइल के कैमरे को ऑन करती है तो वह देखती है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही तेजी से उसके तरफ आ रहा है। फिर ये लोग भागने लगते हैं और ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन गैरी कहीं पर भी नहीं होता। फिर ये लोग गैरी को ढूंढने लगते हैं और तभी इन्हें गैरी मिल जाता है, जो कि उसी लकड़ी के टुकड़े के नीचे दबा होता है और इसकी खतरनाक तरीके से यहाँ पर मौत हो जाती है। ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन लुइस, जो कि गैरी का पार्टनर है, वो डैरियस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही गैरी की मौत हुई है। तभी जेन को यहाँ एक पेड़ के पीछे एक आदमी छिपा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो डैरियस के देखने पर छुप जाता है, जिससे डैरियस को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर ये लोग यहाँ से जंगलों से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें जंगलों में अब रात हो जाती है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी यहाँ लुइस एक बार फिर से डैरियस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। कहता है कि हम लोगों ने गैरी को वहाँ जंगलों में जानवरों के लिए छोड़ दिया है, तुम लोगों में थोड़ा भी दया नहीं है। लेकिन सभी लोग उसको शांत करते हैं और कहते हैं कि अब गैरी मर चुका है, वहां पर सिर्फ गैरी की बॉडी रखी हुई है। फिर ये लोग जो है वहीं पर जंगलों में टेंट बनाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में बिजली चमकने के कारण जेन की नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि टेंट के बाहर कोई आदमी खड़ा उन्हें देख रहा है। फिर जब ये लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मिला गायब होती है। एडम जेन से पूछता है कि मिला कहाँ पर है, तो जेन बोलती है हो सकता है वो टॉयलेट के लिए गई होगी। तभी एडम का पैर एक पत्थर से टकराता है और देखता है कि यह एक कब्रिस्तान है, यानी कि ये लोग जहाँ पर रुके थे रात में वह एक कब्रिस्तान है और यह 1859 की लड़ाई में मारे गए लोगों की कब्र होती है। तभी यहाँ लुइस भी आ जाता है, जो कि जेन से पूछता है कि उसका मोबाइल फोन कहाँ है। फिर डैरियस और जेन भी अपने मोबाइल फोन को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके मोबाइल फोन गायब होते हैं। तभी यहाँ एडम भी आ जाता है, जो कि मिला उसे कहीं भी नहीं मिलती है।
और वह जेन से पूछती है। तो जेन बताती है कि उसने कल रात में किसी को टेंट के बाहर देखा था, जिससे कि एडम को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है मिला की, और उसे लगता है कि मिला की जान खतरे में है और उसे ढूंढने के लिए वह जंगलों में चला जाता है। ये लोग भी मिला को ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं। यहाँ जेन को वही बच्ची रूदी दिखाई देती है जो कि उसे टाउन में मिली थी। तभी एडम भी यहाँ आ जाता है और जेन उसे बोलती है कि यह वही बच्ची है जो कि उसे टाउन में मिली थी। एडम बोलता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, जो लड़की तुम्हें टाउन में मिली थी वो यहाँ जंगलों में भी है, मतलब यह है कि यह हमारा पीछा कर रही है और यह जानती है कि मिला कहाँ पर है। तभी उसका एक पैर लोहे की चेन से बंध जाता है जो कि उसे खींच रहा था, और खींचते खींचते उसे एक गड्ढे में ले जाता है जहां पर एडम पूरी तरह से गायब हो जाता है। डैरियस उस गड्ढे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यहाँ पर एडम नहीं मिलता बल्कि एक सांप दिखाई देता है। यहाँ पर डैरियस, जेन और लुइस काफी ज्यादा डर जाते हैं। जेन यहाँ से बोलती है कि हमें यहाँ से अभी के अभी बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन डैरियस बोलता है कि हम लोग एडम और मिला को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन जेन बोलती है कि हमें जाना चाहिए और बाहर से मदद लेकर के यहाँ पर इनको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। डैरियस बोलता है कि हमारे पास फोन नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, तो फिर हम लोग इसको ढूंढेंगे कैसे, इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन तभी जेन और लुइस यहाँ एक लकड़ी पर एक शर्ट को बांध करके गाड़ देते हैं और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। डैरियस को भी इनके साथ जाना पड़ता है। ये तीनों आगे चलते हैं, तभी इन्हें एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई देता है, और जब ये लोग झोपड़े में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे मोबाइल फोन, चश्मे, जूते, कपड़े पड़े होते हैं। यानी कि अब तक जंगलों में आने वाले जितने भी टूरिस्ट थे उन सभी के सामान इस झोपड़े में रखे होते हैं। फिर इन्हें बाहर दो आदमी भी दिखाई देता है जो कि एक आदमी को बांध करके ले जा रहे होते हैं। इन दोनों आदमी के चेहरे पे मुखौटा लगा हुआ होता है। डैरियस को लगता है कि वो बंधा हुआ आदमी एडम है और वह हथियार लेकर के इन दोनों आदमियों को रोकता है। तभी डैरियस इनको बोलता है कि उस आदमी को नीचे रखो। ये लोग किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर लुइस और जेन भी पहुंच जाते हैं। ये लोग अब एडम को नीचे रखने के लिए बोलते हैं और उनको पूछने लगते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी एडम उठता है और इनमें से एक को मार देता है। यहाँ दूसरा आदमी जो है वो भाग करके जंगलों में छिप जाता है। जेन को यह देख करके काफी बुरा लगता है। तभी पीछे से यहाँ पर मिला आ जाती है जो बोलती है कि वह टॉयलेट गई थी। तभी जेन एडम से बोलती है कि यानी तुमने बिना किसी कारण के इसे मार दिया है। तो एडम उसे बोलता है कि यह एक अच्छा आदमी नहीं था और इसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मुझे मारने के लिए ही ले जा रहे थे। फिर इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है और ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर डैरियस का पैर एक ट्रैप में लगता है जिससे कि वह घायल हो जाता है। मिला उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और लुइस को अपने साथ ले जाता है। फिर ये लोग देखते हैं कि लुइस गायब है। फिर ये लोग लुइस को ढूंढने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं जो कि जंगलों में ही छुपे होते हैं। दरअसल ये सभी आदमी जंगलों में छुपने के लिए अपने आप को पूरी तरह से पेड़ों और पत्तियों से ढके होते हैं और साथ ही अपने चेहरे पे मुखौटे भी लगाए हुए होते हैं ताकि ये लोग आसानी से जंगलों में छुप सकें। ये लोग अब यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मिला एक गड्ढे में फंस जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कीले लगे होती हैं और उसके शरीर में वो कीले पूरी तरह से घुस जाती है। एडम मदद लाने के लिए इसे छोड़ करके चला जाता है। तभी मिला के पास एक आदमी आता है और मिला को वो मार देता है। इधर एडम को दिखाया जाता है, इसे भी ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। फिर डैरियस और जेन एक गुफा के पास जाकर के छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डैरियस को भी ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। फिर जेन अकेले बचती है और इसे भी अब मार करके बेहोश कर दिया जाता है। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि एक गड्ढे में बंद होती है। फिर यहाँ पर वही औरत आती है जो कि इसे टाउन में मिली थी, जिसका नाम एडिथ होता है, और इसे वह खाना पानी देती है। फिर जेन को बाहर निकाला जाता है जहां वह देखती है कि यहाँ पर एडम, लुइस और डैरियस भी बंधे हुए होते हैं। फिर इनके सिर को ढक करके एडिथ इन्हें अपने साथ गांव ले जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोग इसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इन लोगों को एक कोर्ट में लाया जाता है जो कि इनके गांव में ही होता है। दरअसल इन लोगों ने अपनी पूरी तरह से एक स्टेट बना ली है जहां पर ये लोग अपने ही नियम कानून से इस कोर्ट को चलाते हैं। फिर यहाँ इस कोर्ट का जज आता है जिसका नाम वेनेवल होता है और ये इन्हें बताता है कि तुम लोगों पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाएगा और वह केवल जेन को ही बोलने की इजाजत देता है। जेन बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह रियल कोर्ट नहीं है। फिर वेनेवल एक आदमी को बोलता है कि बताओ तुमने क्या देखा। वह आदमी बोलता है कि मैंने इन लोगों को शहर में देखा था। दरअसल यह वही आदमी होता है जिस पर एडम ने रेस्टोरेंट के बाहर बियर की बोतल फेंका था। फिर जज मॉर्गन नाम के एक आदमी को कहता है कि बताओ तुमने क्या देखा। मॉर्गन बोलता है कि एडम ने उसके भाई सैमुअल को मारा है और सैमुअल वही आदमी होता है जिसे एडम ने जंगलों में मारा होता है। मॉर्गन साथ में यह भी बोलता है कि इन तीनों लोगों ने एडम को सैमुअल को मारते हुए देखा था। फिर वेनेवल जेन से पूछता है कि तुम बताओ क्या एडम ने सैमुअल को मारा है, लेकिन जेन नहीं चाहती है कि एडम को ये लोग मारे, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसने नहीं मारा है। फिर ये लोग सैमुअल के डेड बॉडी को यहाँ लाते हैं
और वेनेबल फिर रूदी से पूछता है कि बताओ सैमुअल को किसने मारा है। रूदी भी एडम की तरफ इशारा करती है तो वेनेबल जेन को बोलता है कि तुमने झूठ बोला। जेन बोलती है कि हम लोगों को लगा कि वह हमें मारने वाला था और हम लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर उस आदमी को मारा था। तो यहाँ वेनेबल लंबा चौड़ा भाषण देता है कि तुम लोग बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी भी आदमी को मार दोगे। क्या हम लोगों ने तुमको कभी कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं। और हम लोग जो है एडम को यहाँ से ले जा रहे थे ताकि उसे माउंटेन के बाहर छोड़ सके, ना कि उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। और साथ ही साथ जो जाल लगे हुए हैं वो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। फिर इन पर मुकदमा चलाया जाता है और यहाँ पर वेनेबल जो कि जज है वो एडम को मौत की सजा सुनाता है। लेकिन एडम किसी तरह से अपने हाथ को खोल लेता है और रूदी को पकड़ लेता है। रूदी तभी उसे एक चाकू से उसके पैर में मारती है जिससे कि एडम को ये लोग पकड़ लेते हैं। वेनेबल एडम को बांध करके जेन से पूछता है कि एडम ने सैमुअल को कैसे मारा था। तो जेन को यहाँ पर ना चाहते हुए बोलना पड़ता है कि उसने डंडे से मारा था। फिर वेनेबल बिल्कुल उसी तरह से एडम के सर पे वार करता है जिससे कि उसका सर बिल्कुल तरबूजे की तरफ फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जेन डैरियस और लुइस को एक जेल के पास लाया जाता है जहां पर वेनेबल बोलता है कि तुम लोगों ने झूठ बोला है, इसलिए अब तुम्हें बाकी की जिंदगी इसी जेल में बंद कर दिया जाएगा। लुइस भागने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वेनेबल उसकी आंखों को रॉड से फोड़ देता है और उसे जेल के अंदर में ढकेल देता है। फिर यहाँ जज डैरियस की आंखें भी फोड़ने वाला ही होता है कि जेन उसे तभी रोकती है और वह बोलती है कि तुम लोग हम लोगों का यूज कर सकते हो। और वह बताती है कि डैरियस लड़ने में काफी अच्छा है, इसके पास काफी स्किल है और ये कभी हिम्मत भी नहीं हारता, इसलिए तुम इसको अपने साथ ही शामिल कर सकते हो। यहाँ पर बाकी के लोग जो है इसको मान लेते हैं और फिर जेन से पूछा जाता है कि तुम्हारे में क्या खासियत है, तुम बताओ। तो जेन बोलती है कि मैं खूबसूरत हूँ, हेल्दी हूँ और जवान हूँ, इसलिए तुम में से कोई भी मर्द मेरे साथ शादी कर सकता है और हेल्दी बच्चे पैदा कर सकता है। जज को यहाँ पर जेन की बातें काफी इंप्रेसिंग लगती है और ये इस बात के लिए मान जाता है। फिर वेनेबल इन दोनों को शपथ दिलाता है कि तुम लोग यहाँ के लॉयल सिटीजन बनोगे और साथ ही साथ कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम दोनों को या तो हमारे जंगल या फिर हम लोग मार देंगे। यानी कि अब ये दोनों इन लोगों की तरह इस गांव के यहाँ के नागरिक बन करके हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। फिर डैरियस को कुछ लोग अपने साथ ले जाते हैं और जेन को यहाँ पर एडिथ अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर जेन एक कमरे में आती है जहाँ एक आदमी अंधेरे में बैठा होता है। फिर जेन देखती है कि यह आदमी वेनेबल ही है। यह आदमी इसे बताता है कि इसकी पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है, यानी यहाँ पर ये जेन को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। क्योंकि जेन के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए उसे भी इस बात के लिए मानना पड़ता है। अब कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पर स्कॉट जो कि जेन का पिता है जेन को अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। स्कॉट यहाँ पर उसी बार में नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। यह लेडी उसी होटल की ऑनर होती है जहाँ पर जेन और उसके दोस्त रुके थे और स्कॉट भी वहीं पर रुका होता है। यह औरत स्कॉट को बताती है कि मैंने उससे बोला था कि हाइकिंग के रास्ते पे रहना, जंगलों में मत जाना क्योंकि जंगलों में बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं। स्कॉट पूछता है कैसे लोग, तो वो लेडी उसे बताती है कि फाउंडेशन, मतलब कि 1869 के वॉर में जो भी आदमी मर गए थे उनके वंशजों ने अपनी ऊपर पूरी बस्ती बना ली है और ये लोग बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अब तक जो भी लोग जंगलों में गए हैं वो जिंदा या मुर्दा वापस नहीं लौट पाए हैं। स्कॉट बोलता है फिर सब लोग कुछ करते क्यों नहीं है, तो वो औरत उसे बताती है कि इस बात को सभी लोग इग्नोर ही करते हैं। यहाँ इस बार में वह बूढ़ा आदमी भी होता है जिसे मूवी के शुरुआत में स्कॉट के साथ दिखाया गया था और बाहर में स्कॉट को ये लोग बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन स्कॉट जंगलों के लिए निकलने वाला ही होता है, तभी वहां पर होटल की ऑनर आती है और उसे मना करती है, बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जंगलों में नहीं जाना चाहिए, अगर तुम जंगलों में गए तो तुम उनकी तरह ही गायब हो जाओगे। लेकिन स्कॉट के नहीं मानने पर वो औरत उसे बोलती है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर ये दोनों उस औरत के भतीजे के पास पहुंचते हैं। यह आदमी एक शिकारी होता है और पैसे लेकर के जंगलों में जाता है। स्कॉट इसे पैसे देता है और फिर स्कॉट और ये आदमी अपने एक साथी के साथ जंगलों में जेन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद इस आदमी को एक ट्रैप दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से बचने के बाद इसका साथी एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन इसका पैर एक और ट्रैप में लग जाता है और फिर इन दोनों के ऊपर में एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा गिर जाता है, जिससे कि इन दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन स्कॉट की जान बच जाती है। स्कॉट फिर इसकी बंदूक लेकर के अकेले ही जंगलों में आगे बढ़ता है और फिर यह गांव के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि दो आदमी भी इसके पीछे खड़े होते हैं जो कि इसे मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर स्कॉट को ये लोग गांव में लाते हैं जहां उसे डैरियस दिखाई देता है। वो डैरियस को देखकर काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि जेन कहां पर है, लेकिन डैरियस कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं
और स्कॉट जो है बंदूक निकाल करके इन्हें डराने के लिए हवा में फायरिंग करने लगता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तभी स्कॉट को एक तीर घायल कर देती है। फिर वह जब देखता है तो सामने जेन खड़ी होती है, तो स्कॉट जेन को देख करके काफी खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर वेनेबल भी आ जाता है और वेनेबल के डर से ये इसे पहचानने से मना कर देती है और वेनेबल बोलता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। और स्कॉट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि जैन यहाँ उसे पहचानने से भी मना कर देती है। फिर स्कॉट को ये लोग एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। इधर हमें जेन और वेनेबल को दिखाया जाता है। वेनेबल उससे पूछता है कि क्या वो आदमी सच में तुम्हारा पिता है, लेकिन जेन बोलती है कि नहीं, वो मेरा पिता नहीं है। और वेनेबल के सो जाने के बाद जेन यहाँ पर स्कॉट के पास आती है और उस कमरे को खोलती है और स्कॉट को बाहर निकालती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अभी अंतिम बार जेन डैरियस के पास आती है और डैरियस से यहाँ से चलने के लिए बोलती है, लेकिन डैरियस कहता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। फिर यहाँ पर डैरियस को बाय करने के बाद जेन और स्कॉट आगे बढ़ते हैं और मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट बंद होता है। तभी जेन देखती है कि पीछे रूदी खड़ी होती है। जेन उसे मदद मांगती है और रूदी फिर इन लोगों को लेकर के उसी कोर्ट रूम में पहुंच जाती है और इशारे में बताती है कि इस जेल से होकर के तुम बाहर निकल सकती हो। यह वही जेल होता है जहां पर लुइस को रखा गया होता है। तभी यहाँ पर मॉर्गन एक कैदी को लेकर के इस जेल से बाहर निकलता है, लेकिन जेन उसे घबराहट में गोली मार देती है। फिर जेन और स्कॉट इस जेल के अंदर जाते हैं। इन्हें यहाँ पर बहुत सारे आदमी मिलते हैं। दरअसल सभी लोग जो भी अभी तक यहाँ पर गायब हो चुके हैं, इन सभी को यहीं पर आंखें फोड़ करके इसी जेल में मरने के लिए छोड़ दिया गया होता है और इन लोगों की हालत बिल्कुल एक जिंदा ज़ॉम्बी की तरह हो गई होती है। ये लोग बस इधर से उधर भटक रहे होते हैं। यहाँ पर जेन को लुइस भी मिलता है जो कि अंधा होता है और एक मांस का टुकड़ा जानवरों की तरह खड़ा होता है। जेन को यहाँ लुइस को देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लुइस को गोली मार देती है और इस जिंदगी से आजाद कर देती है। फिर जेन और स्कॉट यहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। फिर पीछे से जेन पर एडिथ अटैक कर देती है, लेकिन जेन उसे लेकर के पहाड़ों के नीचे कूद जाती है, जिससे कि एडिथ की मौत हो जाती है। स्कॉट को ऐसा लगता है कि जेन यहाँ पर खो चुकी है, इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेन पर एक आदमी फिर से अटैक करता है और जेन उसे भी चाकू से मारती है और मारती ही रहती है। तभी यहाँ स्कॉट भी आ जाते हैं और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी इन दोनों पे फिर से अटैक होता है और जेन यहाँ पर इसे भी मार देते हैं और बचते बजाते जंगलों के छोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आदमी टॉर्च लिए खड़े होते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो कि बाढ़ में होता है। ये बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसका भतीजा भी इसी जंगलों में खो गया था और फाउंडेशन के लोगों ने उसे मार दिया है। तभी फाउंडेशन के लोग इन सभी पे अटैक कर देते हैं और बहुत फाइट होने के बाद यह बूढ़ा आदमी किसी तरह से जेन और स्कॉट को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एक आदमी इनको देख रहा है। यह बूढ़ा आदमी उस आदमी की तरफ एक बोतल फेंकता है, जिससे कि आग लग जाती है, लेकिन वह आदमी अभी भी वहीं पर खड़े खड़े इन्हें देखता रहता है। फिर यहाँ पर बूढ़ा आदमी स्कॉट और जेन को लेकर के गाड़ी से निकल जाते हैं। उधर उस फाउंडेशन के आदमी को दिखाया जाता है जो कि वेनेबल होता है और अपनी पत्नी जेन को देख रहा होता है। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जेन अपने पूरे परिवार के साथ काफी खुश है। और फिर जब यह अपने घर में जाती है तो देखती है कि वेनेबल यहाँ पर अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर उसकी माँ और भाई भी होते हैं। वेनेबल जेन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जेन उसकी बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तभी यहाँ जेन अपने माँ और भाई को यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो वेनेबल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं करोगे और यहाँ पर फिर कभी भी वापस नहीं आओगे। वेनेबल मान जाता है। यहाँ रूदी भी होती है और फिर जेन वेनेबल और रूदी के साथ में इनके गाड़ी में बैठ करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी गाड़ी हिलने लगती है, मतलब कि गाड़ी में जेन ने इन सभी पे अटैक किया है और फिर जेन बाहर निकल के इन सभी को मारती है। यहाँ पर वेनेबल भी जख्मी हालत में यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेन उसे भी चाकू से मार देती है और फिर अंत में जेन और रूदी वापस अपने घर की तरफ आने लगते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन आपको, आप ये जरूर बताइए। साथ ही अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर दोस्तों कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँ।